तीन काले ननन ने किया दो गोरी भाभी का जीना हराम। बिस्तर पर पड़ी जिंदगी की आखिरी सांस गिनते हुए गरीब यशोदा कहती है, यश, अर्जुन, आज मैं तुझ दोनों से एक वादा करना चाहती हूँ। वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम अपनी तीनों बहनों को कभी भी ये एहसास नहीं होने दोगे कि ये तीनों अनाथ हैं या फिर इस दुनिया में इनकी माँ नहीं रही। अपनी इस लाचार माँ को माफ कर देना। मैं मेरी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी तुम दोनों भाई पर छोड़कर जा रही हूँ। अर्जुन और यश आंसू भरी आंखों के साथ अपनी माँ से कहते हैं, नहीं माँ, हमें छोड़कर मत जाओ ना। पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम भी हमें अनाथ छोड़कर जा रही हो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। यश, वादा कर बेटा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, हम दोनों भाई अपनी तीनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी के साथ यशोदा अपने पांचों बच्चों को अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। तभी 4 साल की मासूम नताशा अपने भाई के आंसू पहुंचकर कहती है, भैया, आप क्यों रो रहे हो? माँ छो रही है ना, हो जाएगी। आपने तो कहा था ना उनकी तबीयत खराब है। काश मैं तुझे बता पाता मेरी बहन कि माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है, मैं खाने को लाता हूँ। बहनों की भूख मिटाने के लिए वो दोनों भाई बहुत जगह काम मांगते हैं, मगर कहीं काम नहीं मिलता। तभी वो ट्रक से राशन की बोरी उतरते हुए देखते हैं, जहाँ के मालिक दरिया दिल आलोकनाथ होते हैं। वो दोनों रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। साहब जी, भगवान के लिए हम दोनों भाइयों को भी काम दे दो। हमारी माँ मर गई है, हमारी तीनों बहनों ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मगर तुम दोनों तो अभी खुद इतने छोटे हो, उठा पाओगे ये बोरियां? साहब जी, जिन कंधे ने इस छोटी सी उम्र में अपनी माँ की आरती का बोझ उठा लिया, वो ये भी उठा लेंगे। अपनी माँ को दिए हुए वादे को पूरा करने और अपनी तीनों बहनों को अच्छा भविष्य देने में उन दोनों भाइयों से उनका खुद का बचपन छिन जाता है। वो कभी 1-1 रुपए के लिए राशन की बोरी ढोते तो कभी ईंट भट्टी पर 100-200 के लिए दिन भर भूखे प्यासे रहकर खटते। वहीं तीनों बहनों की चोटी बनाकर तैयार करके उन्हें स्कूल भेजते और अपनी मेहनत से यश और अर्जुन गरीबी भरी जिंदगी को ठीक कर लेते हैं और तीनों बहनों के लिए एक बड़ा सा घर और नौकर चाकर भी रख लेते हैं। इसी तरह 15 साल हो जाता है और अब नताशा, काजल और चंचल बड़ी हो जाती हैं। लल्लू, और कितना टाइम लगेगा? वी आर गेटिंग लेट। बस आया बीबी जी। लल्लू जल्दी से तीनों के सामने टेबल पर ब्रेड टोस्ट रखता है। तभी चंचल चिढ़कर घमंड में कहती है, ये क्या है लल्लू? दिस इज द लेग पीस टंगड़ी। क्या बीबी जी, दिखाई नहीं दे ब्रेड टोस्ट है जो आप तीनों रोज खाती हैं? तूने इस ब्रेड को जलाकर एकदम काला कर दिया है। तुम तीनों जलियो फली की शक्ल से तो ठीक ही है। क्या कहा तूने? घमंड में आकर नताशा गर्मा गर्म टोस्ट लल्लू के चेहरे पर फेंक देती है। तू कौड़ी का नौकर, तू हमारी इंसल्ट करेगा? अरे क्या हो गया तुम तीनों को? लल्लू, तू जा। भैया, हम तीनों इसके हाथों का खाना खाकर पक चुके हैं, थक चुके हैं। आप और अर्जुन भैया शादी करके भाभी ले आओ। थोड़े ही दिनों में अर्जुन और यश स्वाति और आरोही से शादी करके उन्हें ले आते हैं। अपनी भाभीयों का गोरा रंग देखकर तीनों ननद गुस्से से जल भुन जाती हैं। ये दोनों भाभी तो एकदम हुर की परी जितनी सुंदर हैं और हम तीनों काली। हमारी प्यारी तीनों बहनों, ये है तुम्हारी भाभी स्वाति और आरोही। कैसी लगी तुम तीनों को तुम्हारी भाभी? हाँ, अच्छी हैं भैया। तीनों घमंडी काली ननद बेमन से अपनी दोनों गोरी भाभीयों का गृह प्रवेश कराती हैं और उनके कमरे में जाने के बाद आपस में चुगलियां करती हैं। चंचल, काजल, इससे पहले कि हमारी दोनों गोरी भाभीयों हम तीनों को घमंड दिखाएं, हमें इनकी लगाम खींचनी होगी, वरना ये दोनों काले ननद को अपने पैरों की धूल में भी नहीं लगाएंगे। तीनों घर के सारे नौकर को काम से निकाल देते हैं और अगले दिन अपने भाइयों के जाते ही भाभीयों पर दामन चलाना शुरू कर देती हैं। अरे ओ हमारी भाभीयों, तुम दोनों ये कहाँ कमरे में जमी हुई हो? हम तीनों ननद के लिए नाश्ता कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप? नताशा की बातों में घमंड भरा और बिगड़ा लहजा देखकर आरोही खुद को रोक नहीं पाती। जुबान संभाल कर बात करो नताशा, जो कहना है हमें कहो। हमारे माँ बाप को बीच में क्यों घसीट रही हो? काजल, नताशा, देखो तो जरा, हमारी इस गोरी भाभी के मुंह में तो जबान भी है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। हमने घर के सारे नौकरों को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है, इसलिए आज से घर का झाड़ू पोंछा लगाना, झूठे बर्तन मांजना, हमारे गंदे कपड़े धोना, खाना बनाना, ये तुम दोनों की काम है। अब जल्दी से हमारे लिए नाश्ते में व्हाइट सॉस पास्ता, पनीर पिज्जा और हाँ, गार्लिक ब्रेड बना कर ले आओ।
ठीक है ननद जी, हम थोड़ी देर में लाते हैं। स्वाति और आरोही किचन में जाते हैं। स्वाति दीदी, तुमने मुझे क्यों चुप कराया? ये तीनों काली कलौटी बैंगन लोटी कितनी घमंडी हैं। ऐसा नहीं कहते आरोही, आखिर है तो वो हमारी तीनों ननंद ही ना। याद करो, हमने अर्जुन और यश को वादा किया था कि हम अपनी तीनों ननंद का ख्याल एक माँ से बढ़कर रखेंगे। इसीलिए मैं किसी भी तरह से इस वादे को तोड़ना नहीं चाहती हूँ और ना ही उनका दिल दुखाना चाहती हूँ। दोनों अपनी तीनों ननंद को उनकी फरमाइश का खाना बनाकर दे देती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन आरोही जब घर में पोंछा लगा रही होती है तभी चंचल कहती है, उस दिन इसकी जुबान बहुत चल रही थी, अभी बताती हूँ। चंचल अपनी सैंडल से बेचारी अपनी भाभी का हाथ कुचल देती है। दर्द से आरोही की आंखें भर आती हैं। आह माँ, मेरा हाथ। अरे, मेरी भाभी के गोरे हाथों में चोट लग गई। सॉरी भाभी। घर का काम निपटा कर बेचारी दोनों खाने ही बैठी होती हैं कि तभी चंचल और काजल अपने गंदे कपड़े लाकर उनके मुंह पर मारती हैं। ये लो हमारी भाभी, ये हमारे गंदे कपड़े हैं, इसे अच्छे से चमकाना, जैसे तुम्हारा ये गोरा गोरा चेहरा चमक रहा है, और फिर हमारे जूते और सैंडल भी साफ कर देना। तुम दोनों ने हद मचा रखी है, आखिर तुमने हमारा जीना हराम क्यों करा हुआ है? ऐसा करके हमें बड़ा मजा आता है, समझी मेरी खोरी भाभी। रोज रोज काली ननंद के अत्याचार सहकर आरोही और स्वाति दिल ही दिल बहुत घुटती रहती हैं। तभी एक दिन, स्वाति, ये लो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, तुम करवा चौथ पर यही पहनना। थैंक यू अर्जुन जी, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। दरवाजे पर खड़ी नताशा ये देख लेती है। कुछ देर बाद, स्वाति भाभी, मुझे नहाना है, गर्म पानी लगा दो। ठीक है ननंद जी। कुछ देर बाद, नताशा, गर्म पानी कर दिया है। तभी नताशा बहाने से स्वाति को बाथरूम में बुलाती है। स्वाति भाभी, ये गर्म पानी किया है आपने? पूरा का पूरा ठंडा पानी है। मगर मैंने तो गर्म पानी किया था। जैसे ही स्वाति पानी को चेक करने वाली होती है तभी नताशा जबरदस्ती उसका हाथ खौलते पानी में डाल देती है। माँ, मेरा हाथ। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुम्हें ऐसे दर्द में तड़पता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भाभी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों अपने गोरे रंग से हमसे हमारे भैया को छीनना चाहती हो ना, मगर हम तीनों भी तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। गुस्से में नताशा अपने अंदर का डर बयां कर देती है। अब करवा चौथ भी आ जाता है। भूखी प्यासी व्रत रहकर भी आरोही और स्वाति घर का काम करके करवा चौथ के बाद खाने के लिए छोले पनीर की सब्जी और पूरी बनाती हैं, जिसमें तीनों ननंद बरनी भर कर मिर्च डाल देती हैं। वहीं काजल आरोही की नई साड़ी कैंची से काट देती है। दोनों करवा चौथ के लिए तैयार होती हैं। तभी, काजल, चंचल, ये देखो, मैं अल्ट्रा मेकअप किट लाई हूँ। इसे लगाकर हम दोनों अपनी गोरी भाभीयों से भी सुंदर दिखेंगे और उनके छक्के छुड़ाएंगे। चलो रेडी होते हैं। गोरी दिखने के लिए तीनों एक दूसरे के फेशियल और ब्लीच करती हैं, मगर ब्लीच किट से उनका चेहरा जल जाता है। वो आईने में खुद को देखकर बहुत रोती हैं। मेरा चेहरा जल गया। ये तो हमारी ननंद की आवाज है। दोनों दौड़कर ननंद के कमरे में आकर उनके चेहरे का हाल देखती हैं। हे भगवान, इन तीनों ने तो ब्लीच सीरम से अपना चेहरा जला लिया है। आरोही, जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर लेकर आओ। थोड़ी देर में स्वाति उनको हल्दी चंदन का उपटन लगाती है, जिससे जले के निशान साफ हो जाते हैं। वहीं तीनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। भाभी, हम तीनों को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए, आपको सताया। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं ननंद जी, ननंद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। अब जो बीत गया उसे जाने दो। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ अब तीनों अपनी भाभीयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अपनी दो बेटियों सपना और भावना के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद हिमानी उसी गांव में लोगों के घर जाकर सफाई और कपड़े धोने का काम करने लगी और अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। भावना सपना अब जवान हो चुके थे। एक दिन की बात है। बेटियों, मैं दामिनी बहन के घर काम करने जा रही हूँ। माँ, मैं और दीदी आज रिया के साथ शहर जा रहे हैं। क्यों बेटा? वहाँ शहर में एक कारखाना है। वहाँ का मालिक रिया को रोज बारीक लकड़ी की चटाई बनाने का काम देता है और रिया घर बैठे उन लकड़ियों से चटाई बनाकर पैसा कमाती है। तो हम सोच रहे थे कि हम दोनों बहनें भी उस कारखाने के लिए घर में चटाई बनाने का काम करते हैं। अगर घर बैठे काम करना है तो ठीक है, जाओ होकर आ जाओ शहर। हिमानी रोज की तरह गांव के एक घर में सफाई करने और बर्तन धोने चली जाती है। इधर सपना और भावना अपनी सहेली रिया के साथ शहर में चटाई बनाने के कारखाने में काम मांगने आती है। तभी कारखाने का मालिक भावना सपना को भी चटाई बनाने का ऑर्डर दे देता है। दोनों बहनें अपने घर आती हैं।
और जैसे रिया ने उन्हें बताया था वैसे ही वो दोनों बारीक लकड़ियों से चटाई बनाने लगती हैं। दीदी, हमारे ये काम करने से माँ के ऊपर से खर्च का थोड़ा बोझ तो कम होगा। हाँ भावना, सही कहा तुमने। हिमानी बेहद गरीब थी। वो लोगों के घर सारा दिन काम करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमा पाती थी। अब दोनों माँ बेटी मिलकर काम करने लगते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन हिमानी रिश्ते लगाने वाले शामू को अपने घर बुलाती है और उसे अपनी बेटियों की शादी के लिए लड़के देखने को कहती है। रिश्ते तो हैं, अपने गांव के कुलदीप भाई के 2 बेटे हैं। आप कहो तो उनसे आपकी बेटियों की शादी की बात चलाऊं? अगर लड़के और परिवार वाले अच्छे हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं। रात के समय शामू उसी गांव में एक कुलदीप और उसके परिवार को लेकर हिमानी के घर आता है। कुलदीप के साथ उसकी पत्नी उर्मिला और 2 बेटे रमेश और सुरेश थे। दोनों परिवार में बातचीत होने लगती है। मेरे दोनों बेटे इसी गांव की कंपनी में नौकरी करते हैं। सारी बात ठीक लगने पर हिमानी 2 दिन बाद ही अपना घर गिरवी रखकर सपना और भावना की शादी रमेश और सुरेश से करवा देती है। शादी की पहली रात सपना भावना अपने ससुराल में अपने कमरों में थी। अरे निकम्मो, अब तो कोई काम करो। कब तक अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनकर बैठे रहोगे? यहाँ हमें झूठ बोलकर तुम्हारी शादी भावना सपना से करवानी पड़ी कि तुम दोनों एक कंपनी में नौकरी करते हो। मैं झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या कहती? मेरे निकम्मे नालायक बेटे एक नंबर के बेरोजगार है और अपने पिता की पेंशन पर जीकर रात दिन शराब पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। अरे तुम दोनों से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। हाँ रमेश सुरेश, अब शादी हो गई है ना, तो कोई काम करके पैसा कमाओ और ये शराब और जुआ खेलना छोड़ दो। अब ये बात भावना सपना को नहीं पता थी कि उनके पति कैसे हैं, क्योंकि उर्मिला ने उनसे झूठ कहा था। तभी दोनों भाई घर के बाहर बैठकर शराब पीने लगते हैं। अरे सुरेश, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है यार, अब कल जुआ कैसे खेलेंगे हम? हमारी पत्नियों ने अपने मायके से जो सोने के जेवरात लेकर आए हैं, हम उससे बेचकर जुआ खेलेंगे, क्या बोलते हो? दोनों भाई नशे में लड़खड़ाते हुए अपने अपने कमरे में आते हैं। अपने पतियों की ऐसी हालत देखकर सपना और भावना के होश उड़ जाते हैं। तभी दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। दोनों लोग अलमारी में सोने के जेवरात देखने लगते हैं। जी क्या देख रहे हो आप अलमारी में? और ये क्या, आपने शराब पी है? तभी रमेश के हाथ में सपना का सोने का नेकलेस लग जाता है। अब इस हार को बेचकर मैं जमकर जुआ खेलूंगा। क्या जुआ? अरे आप ये हार कहाँ ले जा रहे हो? दीजिए ये हार मुझे, ये मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से बनाया है। अरे हट! रमेश सपना को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मुझे रोकेगी तू? मुझे अभी मैं तुझे मजा जगाता हूँ। तभी रमेश अपने बेल्ट से सपना को बेरहमी से पीटने लगता है। सपना दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर सुरेश भी भावना को बेरहमी से पीट रहा था। थोड़े समय बाद ही दोनों भाई वो नेकलेस लेकर घर से चले जाते हैं। माँ जी ने हमें झूठ कहा था कि हमारे पति कंपनी में काम करते हैं। इन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। इधर भावना का भी यही हाल था। जैसे तैसे सवेरा हो जाता है। तभी दोनों बहनें एक दूसरे को सारी बातें बताती है। दीदी, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलिए ना हम माँ के पास चलते हैं। नहीं भावना, हम माँ पर और बोझ नहीं बन सकते। माँ ने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। इन लोगों ने हमारी गरीबी का फायदा उठाकर ऐसे शराबी और बेरोजगार इंसानों से हमारी शादी करवाकर इन्होंने हमारा नसीब फोड़ दिया। बहन, हम मजबूर हैं अपनी माँ के लिए। अगर हमें अंगार पर भी चलना पड़े तो हम चलेंगे। अपनी माँ की खातिर सपना और भावना कल रात की बात किसी को भी नहीं बताते और अपने ससुराल में काम करने लगते हैं। रात का समय होता है। वाह, कितनी संस्कारी है मेरी दोनों बहुएं। कितने अच्छे से ये घर का काम करती हैं। बहुओं, जाओ अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। दोनों बहनें अपने कमरे में जाने लगती हैं। भावना, माँ जी हमारे काम से कितनी खुश है। जैसे हमने माँ जी का दिल जीता है, ऐसे ही हम अपने पतियों का भी दिल जीतेंगे। उसके बाद फिर से दोनों के पति शराब पीकर घर आते हैं और अपनी पत्नियों की एक एक चीज लेकर उन्हें खूब मारते हैं।
कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। दोनों बहनें चुपचाप अपने पतियों का जुल्म सह रही होती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश सुरेश ने जुआ और शराब के लिए अपनी पत्नियों का सारा सामान बेच दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नियों के कपड़े तक बेच दिए थे। एक दिन सपना भावना फटे पुराने कपड़े पहने अपने मायके आती हैं। सपना भावना, बेटा तुम दोनों ये फटे कपड़ों में, सब ठीक है ना बेटियों? कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर अत्याचार तो नहीं कर रहे? अरे नहीं माँ, वो हम रिक्शा से आए हैं ना, तो हमारे कपड़े थोड़े फट गए। भला हमारे ससुराल वाले हम पर जुल्म क्यों करेंगे? बल्कि हम तो वहां बहुत खुश हैं। चलिए तो अच्छी बात है। माँ, आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं बल्कि बहुत परेशान है। हमारे पति हमें बहुत मार रहे हैं माँ। हमारे ससुराल वालों ने हमसे झूठ कहकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम सच बोलकर आपको परेशान नहीं करना चाहते। थोड़े समय बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक रात हिमानी बिना बताए अपनी बेटियों के ससुराल चली आती है, जहां रमेश और सुरेश नशे में सपना और भावना को मार रहे होते हैं। ये सब क्या है? क्यों मार रहे हो मेरी बेटियों को? अपनी माँ को देखकर सपना और भावना खूब रोने लगती है। तभी वो हिमानी को अपने ससुराल के झूठ और अपने पतियों के जुल्म के बारे में सारी बातें रो रो कर बताती है। ये सुनकर हिमानी उर्मिला कुलदीप को खूब खरी खोटी सुनाती है। आपने हमसे झूठ बोलकर मेरी बेटियों की शादी अपने निकम्मे शराबी जुआरी बेटों से करवा दी। मेरी बेटियों का जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। तभी हिमानी अपनी दोनों बेटियों को वहां से लेकर चली जाती है। अरे नालायको, इतनी अच्छी संस्कारी लड़कियों से शादी हुई थी तुम्हारी, पर आज तुम्हारी हरकतों की वजह से वो भी तुम्हारे जीवन से चली गई। कुलदीप उर्मिला रमेश और सुरेश को खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला घर के काम करते करते फर्श पर गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। 2 दिन बाद रमेश, सुरेश, अब तुम दोनों को ही घर का सारा काम करना होगा। फिर क्या था, रमेश और सुरेश दोनों भाई घर में खूब साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब काम करने लगते हैं। शाम का समय होता है। अरे भाई सुरेश, ये घर के काम तो हमसे हो नहीं रहे हैं। रमेश भाई, हमारी पत्नियां घर का सारा काम भी कर देती थी और इतनी मार खाने के बाद भी हमारा कितना ख्याल रखती थी। हाँ सुरेश, लगता है हमने अपनी पत्नियों पर जुल्म करके अच्छा नहीं किया। हमें अपनी पत्नियों के पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें वापस लेकर आना चाहिए। हमारी पत्नियां हम जैसे शराबी निकम्मे इंसानों के पास दोबारा नहीं आएंगी। हम उनके कदमों में गिर जाएंगे और शराब जुआ ये सब छोड़कर कोई काम करके पैसे कमाएंगे। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ हिमानी के घर जाकर हिमानी और उसकी बेटियों से माफी मांगते हैं। सपना, हम आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेंगे, न कभी शराब पिएंगे, और अब से हम काम करके पैसा भी कमाएंगे। हमारे साथ चलो न सपना। दोनों के लाख माफी मांगने पर, मिन्नतें करने पर हिमानी अपनी बेटियों को उनके ससुराल भेज देती है। जिसके बाद रमेश और सुरेश शराब जुआ छोड़कर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगते हैं और अच्छे इंसान बनकर अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।